जो मुलाजमीन की फलाह बहबूद है वो इदारे की फलाह बहबूद के साथ मुंसलिक है। एक इदारा जितना प्रॉफिटेबल होगा, जितना उसका खसारा कम होगा, उतने खुशहाल उसके एम्प्लॉयज़ होंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने तमाम इदारों को प्रॉफिटेबल बनाना है और पिछले 3-4 दहाइयों का जो एक खमियाजा इदारों ने भुगता है, जिसमें आप खुद देखते हैं कि पीटीवी हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गया, एपीपी हो गया, कि दिन ब दिन उनके खसारों में भी इजाफा होता है और मुनाफा भी कम होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी कम होती हैं। तो मैं जिस दिन इस ओहदे का हल्फ लिया था बतौर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, तो इस बात का तहैया किया था कि इंशाल्लाह इन तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाना है, इनमें रिफॉर्म्स लेके आने। और देखिए, आप और मैं हमेशा इस जगह पे नहीं रहेंगे। हम एक कलील मुद्दत के लिए आए हैं, अपना किरदार अदा करेंगे और हम आगे चले जाएंगे। मगर हमें याद इस बात से रखा जाएगा कि किसने क्या किरदार अदा किया था, से रखा जाएगा कि किसने क्या किरदार अदा किया था। क्या हम उन इदारों को जैसे हमें मिले थे उससे बेहतर छोड़ के गए थे? क्या उनमें हमने वैल्यू एडिशन की थी? क्या उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को हमने एक्सपैंड किया था? क्या वो इदारा जब हम आए थे उससे बेहतर हालत में उसको छोड़ के गए? देखिए, मुझे और आपको इस बात पे जांचा जाएगा और इसके लिए मैं एक बड़ा हमारा वसीतर रिफॉर्म्स का एजेंडा है जिस पर अमल पैरा हूं। और ये रिफॉर्म्स हमने पीटीवी से शुरू किए और उसके अंदर मैंने सिफारशी कल्चर बिल्कुल ख़त्म किया, प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स लेके आया और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जी प्राइवेट सेक्टर से एंकर आ गए, भारी भरकम तनख्वाह पे आ गए। सिफारशी की कोई तनकीद नहीं है। ये छोटे छोटे माफिया जो बैठे होते हैं इदारों के अंदर, ये क्या करते हैं? इन्होंने देखा मिनिस्टर आया है, ये तो रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, ये तो प्राइवेट सेक्टर के एंकर लेके आ रहा है। ये वो रिसर्चर जो 1.5 लाख पे भर्ती होकर रिसर्च रूम में बैठा था और 6 लाख के ऊपर एंकर बना दिया गया, ये तो उनको निकाल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाओ कि जी देखें सरकारी पैसे से एंकर्स आ रहे हैं। आज आप पीटीवी लगाएं तो मैं दावे से आपको ये बात कर सकता हूं कि आपको कोई ना आशना चेहरा नजर नहीं आएगा, सारे आशना चेहरे नजर आएंगे जो प्राइवेट स्क्रीन में भी बैठे हुए। तो ये कल्चर जब खत्म करने के लिए मैं निकला तो बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर इन मुश्किलात का सामना करके इदारे को हम रिफॉर्म कर जाएं तो मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूं। जब ये सारे इकदाम किए, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि हमारे उस चैनल को वो ऐड क्यों नहीं मिलता जो एक प्राइवेट सेक्टर के चैनल को मिलता है। वही एंकर प्राइवेट सेक्टर में बैठता है तो वो अपने चैनल के लिए 1 घंटे के अंदर 25 लाख रुपया लेके आता है एड्स की मद में। वही एंकर जब पीटीवी पे बैठता है तो हमें एड्स क्यों नहीं मिलते? हमारा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, बगैर केबल के, बगैर सैटेलाइट के, एक एंटीना लगा के पहाड़ों से लेके रेगिस्तानों तक इसकी कवरेज है। तो ये इदारों के अंदर जो ये कैंसर लाहक था, ये छोटे छोटे माफियाज ने अपनी जाती मफाद के लिए इदारों को नुकसान पहुंचाया और ये अब नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने इनको पहले दिन कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि इदारे बेहतर हों तो मैं इस रिफॉर्म के साथ हूं। मैं इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तमाम इदारों के रिफॉर्म्स में आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूंगा, मगर जो इन रिफॉर्म्स के रास्ते में रुकावट बनेगा फिर वो शख्स उसको इन तमाम जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के इंस्टीट्यूशन उनमें रहने का कोई हक नहीं है। इसीलिए जब आसिम खिची साहब ने ये 2-3 स्कैंडल्स अनकवर किए, उनको हमने पूरी सपोर्ट दी और वो केस एफआईए में भिजवाए और उसकी इंक्वायरी करवाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो एपीपी के अंदर ये चंद लोगों ने ये काम किया, उसने ये जब इस साहब कैसे दवाई नहीं मिलती, ये उनके हक पे डाका उन लोगों ने डाला। तो ये जिन लोगों ने माली नुकसान इदारे को पहुंचाया है और जिन लोगों ने माली बेज़ाब्तगियां की हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं कि आज अगर पेंशनर्स का मसला है, कम्यूटेशन का मसला है,
मेडिकल बिल्स का मसला है, ये किसी मिनिस्ट्री ने या मिनिस्टर ने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन इदारे के अंदर किया और इदारे को माली नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि जो इंक्वायरी हुई दुरुस्त हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई दुरुस्त हुई, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। एपीपी के हवाले से ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने सेहत कार्ड की बात की, मैं आप जाते ही इस्लामाबाद इंशाअल्लाह ताला जो अगला बजट जून में आना है, जो सहाफ़ियों के लिए मुख्तस हमारा एक हेल्थ कार्ड का सिलसिला है, मैं चाहूँगा कि जो रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी हजरात इन इदारों में भी काम करते हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। सहाफ़ियों के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हम लाए और इस बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका ऐलान किया, हमने करोड़ों रुपया प्रीमियम पे किया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, और वो हेल्थ कार्ड चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों का इलाज भी हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी इंतहाई आसान हमने बनाया कि जो सहाफ़ी किसी प्रेस क्लब से मुंसलिक है, जो किसी प्रेस बॉडी से मुंसलिक है, उन तमाम के इलाज के लिए हमने फंड्स का भी बंदोबस्त किया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें बिल्कुल हिदायत की कि ये फंड्स का बंदोबस्त करें और ये सहाफ़ियों का हक है कि उनको इलाज से महरूम ना किया जाए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों के इलाज मुआवजे के लिए ये हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी जो शुरू की गई, मैंने इस पर पूरा पैरा दिया और फंड्स अदा करने तक मैं चैन से नहीं बैठा। मगर इसके बावजूद मैं चैनल्स को भी कहूंगा कि जो सहाफ़ी दौरान सर्विस जिनकी डेथ हो जाती है, जो फौत हो जाते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना होगा और सहाफ़ियों की दौरान सर्विस जो मौत है उस हवाले से कोई ना कोई पॉलिसी वज़ा करनी होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हम हमेशा पेश रहे हैं। पीटीवी के लिए, पीबीसी के लिए जो रिपोर्टर हजरात हैं, जो सहाफ़ती उस ज़ुमरे में आते हैं, उनके लिए अगर ऑलरेडी पॉलिसी मौजूद है बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मौजूद तो फिर उस हेल्थ इंश्योरेंस में अगले बजट में हम उसको कवर करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं एक और अहम मौजू जिस पे आज बात करना चाहता हूँ, और ये हम इंशाल्लाह ताला रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। हमने पहला डिजिटल डिपार्टमेंट अभी खड़ा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को लेके आए हैं, जिसमें डिजिटल जो है जदीद तर्ज पे हमने डिजिटल मीडिया को इनकॉर्पोरेट किया है। मैं समझता हूँ कि इन इदारों का जो किरदार माजी में रहा है, अब हमें इन्हें अब जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करना है कि दुनिया में जो बेहतरीन इदारे उनसे हम पीछे ना रह जाए। तो मैं इस विजन के साथ और इस मिशन के साथ आया हूं कि हमने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए, जदीद तरीन ह्यूमन रिसोर्स के जरिए और दुनिया में जो बेहतरीन सिस्टम्स है उसके जरिए पीबीसी को, एपीपी को, पीटीवी को हमने उस मकाम पे लेके जाना है कि जिस मकाम पे ये हुआ करते थे, और यही मिशन है हमारा। आजकल पीका लॉ की बड़ी बाज़गश्त है, एपीपी के अंदर भी बड़ा तजब्जुब पाया जाता है, और मैं इसकी बात ना करूं तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब होगा। जो मैं इस बात समझने से कासिर हूं ये है कि एहतजाज किस बात का है। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को, जिस पे कोई चेक नहीं है, आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, कोई कह दे, जिस तरह वो एक साहब ने कहा कि जी ये सर कलम करके ले आए तो इतने करोड़ मैं अदा करूंगा। क्या हुआ? किसी ने नोटिस लिया? जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो डीप फेक है, जो खवातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर, खुदकुशी पर मजबूर होती हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद हैं, पेमरा मौजूद है, अखबारात अपने आप को पीआईडी में भी रजिस्टर करती हैं, उनकी अपनी काउंसिल भी मौजूद होती है, और वो एडिटोरियल कंट्रोल होता है, कंटेंट के हवाले से पूरा एडिटोरियल बोर्ड होता है इदारों के अंदर। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कभी फील्ड रिपोर्टिंग एक दिन नहीं की, मैस कम्युनिकेशन के स्पेलिंग नहीं आते हैं, कैमरा पकड़ के तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान। भाई आपको ये कंटेंट कहां से आया? कोई एडिटोरियल बोर्ड है आपका? आपके पास कोई ये स्किल है, महारत है? आपने किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है?
तो देखिए ऐसे मामला चल नहीं सकता। जिसका दिल करता है वो कहता है जी फलां वाजिबुल कत्ल है, फलां जो है उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। सहाफियों का, एक सहाफी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बेटे का नाम और एड्रेस शेयर किया गया कि इनका बेटा फलां जगह पे रहता है। आजादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया है। ये इसलिए लाया गया है कि जिन सहाफियों के घरों पे हमले होते हैं, जिनके एड्रेस शेयर किए जाते हैं, जिनके बच्चों के नाम, बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं डिजिटल मीडिया पे कि ये अपने ख्यालात का आजादी से इजहार करता है, इसकी अपनी आइडियोलॉजी है जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, इसलिए इसके बच्चों पे हमला कर दो। तो मुझे ये बताइए, क्या एफआईए में कैपेसिटी है कि एफआईए इन क्राइम्स को डील कर सके? क्या साइबर क्राइम का मुल्क में कोई इदारा मौजूद है जो इस चीज को चेक कर सके? अगर एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है होगी, तो क्या ये गलत काम होने जा रहा है? अगर उस एजेंसी के ऊपर एक डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके अंदर एक सहाफी उसका मेंबर होगा, वो प्राइवेट सेक्टर से होगा ऑफ कोर्स, वो किसी प्रेस क्लब के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होगा, एक आईटी प्रोफेशनल उसका मेंबर होगा, वो भी निजी शोबे से होगा, उसके साथ साथ ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल का सरबराह होगा, उसमें भी ट्राइब्यूनल में भी एक सहाफी को रखा गया है, ट्राइब्यूनल में उस सहाफी के साथ साथ आईटी प्रोफेशनल को रखा गया है निजी शोबे से। तो क्या ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें सहाफी भी शामिल हैं, निजी शोबे के माहिरीन भी शामिल हैं, और ट्राइब्यूनल के अंदर भी निजी शोबे के माहिरीन शामिल हैं, सहाफी शामिल हैं, और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एतराज है जी कि ये इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगी? तमाम ट्राइब्यूनल्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है क्योंकि ये हाई कोर्ट के बराबर होता है। मगर इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि ये हाई कोर्ट में रिट पिटिशन से कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे के अंदर इस ट्राइब्यूनल को अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। उस स्पीकिंग ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि आपके हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन लाई करती है। तो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि एतराज किस शिक पे है। मैं एहतजाज भी देखता हूं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है, इसमें बताना होगा ना कि फलां शिक नंबर ये मुतनाज़ा शिक है। देखिए अब फेक न्यूज उसमें लिखा गया है, क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता। कहने का मकसद ये है, इसको उस नजरिए से देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्ट लाया गया है कि मुल्क के अंदर जो अनासिर डिजिटल मीडिया पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, मुल्क को एक पाई टैक्स नहीं देते, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, मादर पिदर आजाद हैं, कोई जवाबदेही कर नहीं सकता। एहतसाब तो दूर की बात है ना, कोई पूछ नहीं सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कोई ना कोई तो मुल्क में सिस्टम लाना होगा जिसके तहत कोई बंदा जो विक्टिम है, जो समझता है कि उसकी हक तलफी हुई है, वो किस फोरम के पास जाए? अभी फिलहाल कोई फोरम मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। तो एक फोरम दिया गया है कि आप जाओ, जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जितने बाकी भी विक्टिम्स हैं मजहबी मुनाफरत के, कि जिनको बगैर सबूत के, बगैर ड्यू प्रोसेस के वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो वो किसके पास जाए? कोई फोरम मौजूद नहीं है। किसी का आप एड्रेस शेयर करते हैं, बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस पे हमलावर हो जाओ, इतना इनाम मिलेगा, कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ला कानूनियत जो मौजूद है, क्या इसको कानून के तहत नहीं होना चाहिए? तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स जो हैं वो पेमरा कानून के तहत कंप्लायंस करते हैं, अखबारात भी कंप्लायंस करते हैं। तो फिर डिजिटल मीडिया पे शोर क्यों है कि इसकी कंप्लायंस रोकी जाए या इसको कानून के ताबे ना किया जाए? क्या ये मुआशरा इसी तरह चलेगा कि कोई किसी को पूछ ना सके? अगर डिजिटल डोमेन में ये क्राइम्स हो रहे हैं, क्या आप डिजिटल डोमेन के अंदर दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं?
उसको टीटीपी भी इस्तेमाल करती है, मुल्क के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं नहीं इसको ना करो। तो क्या खुली छूट दे दी जाए कि जिसका जो दिल करे वो पोस्ट करे, जिसका जो दिल करे वो किसी को नुकसान पहुंचाए, जिसका जो दिल करे वो किसी के बारे में शेयर कर दे और उसके बाद कहे कि जी इसको फलां नुकसान पहुंचाएगा तो इनाम मिलेगा। तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जिधर कोई विक्टिम जा सके और कहे कि जी मेरी दाद रसी करे, मेरे साथ जुल्म हुआ है। तो ये देखिए, ये सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए एक चीज की गई है, और मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन की जमानत हम देंगे। आगे रूल्स भी बनने हैं और आगे मजीद रेगुलेशंस भी बनने हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की। हमेशा मशावरत का अमल भी चलना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, मशावरत बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और साफी बरादरी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बैठ के जो है आगे की मशावरत हम तय कर सकते हैं। मगर ये जो रूल्स की मशावरत है, रेगुलेशन की मशावरत है, इसमें कम से कम बताएं तो सही कि जी ये शिक काबिल एतराज है। हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल, जिस तरह अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कवानीन मौजूद हैं, हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल मीडिया के भी कवानीन मौजूद होने चाहिए। कोई इससे इनकार नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि जी आप हमारे बच्चों को ये प्रोटेक्शन ना दें, खवातीन को ये प्रोटेक्शन ना दें, दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कानून ना लाएं। और देखिए, सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए जब ट्राइब्यूनल में भी सहाफी शामिल, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में भी सहाफी शामिल, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी सहाफी शामिल, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि सहाफी बरादरी का इस्तेसाल हो जाए? नहीं होगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि यह कानून है क्या। एक एक शिक को पढ़ने की जरूरत है, तफसील से पढ़ने की जरूरत है, और फिर काबिल एतराज या मुतनाज़ा शिक ले आए, उस पर बात करते हैं। मगर मुतनाज़ा कह देना, काबिल एतराज कह देना, यह काफी नहीं है। इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करें, आगे जो रूल्स या रेगुलेशन बनने हैं उस हवाले से बातचीत करते हैं, मुशावरत का दायरा-कार बढ़ाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ के इन मामलात को देखते हैं कि आगे जो रूल्स बनेंगे या रेगुलेशंस बनेंगे उस पर क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। बेहतरी की गुंजाइश होती है, बट इसको समझें कि यह कानून का मकसद यह है कि डिजिटल मीडिया में होने वाले जराइम का तदारक किया जाए, और जो विक्टिम्स हैं, जो मजलूम हैं, उनको कोई फोरम फराहम किया जाए जिसमें सहाफी बैठ के फैसला कर सकें कि इसके साथ जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ट्राइब्यूनल मौजूद, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद, हाई कोर्ट में रिट मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बता दें, मैं अब तक नहीं देख सका कि किसी ने कोई काबिल एतराज शिक के हवाले से कोई रेफरेंस दिया हो या मुतनाज़ा शिक बताई हो कि जी ये शिक बहुत मुतनाज़ा है। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, वहां तमाम कवानीन डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेके बरतानिया तक पूरी दुनिया में ये कवानीन पाए जाते हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं नहीं, हमारा डिजिटल मीडिया जो है मादर पिदर आजाद हो, इस पे कोई चेक ना हो और इसको कोई ना पूछे, कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, कत्ल करवाए, उसके घर पे हमला करवा दे, उसके बारे में जो मर्जी कहता रहे, तो कोई रेगुलेशन ना हो। जब इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स रेगुलेशन के अंडर हैं, अखबारात रेगुलेशन के अंडर हैं, उनके कानून मौजूद हैं, और ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं हम, तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी को कहूंगा कि मजीद मुशावरत करते हैं और इस मामले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स के अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है, आगे रेगुलेशंस में क्या गुंजाइश मौजूद है, और इसको मजीद क्या बेहतरी आप तजवीज़ करते हैं। आपके नज़दीक काबिल एतराज़ शिक कौन सी है? बट ये जो मैंने सारी बातें की, ये बिल्कुल हकीकत है और कानून बिल्कुल इसके मुताबिक बना है, तो इसमें अपना किरदार अदा करें, मैं आप सबको भी कहूँगा। और मैं इख्तिताम पे आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश की जाएगी कि इन तमाम इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाए, रेवेन्यू स्ट्रीम्स नए खोले जाएं, ताकि उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज को हो। ये नहीं हो सकता कि इन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के इदारों में बैठे लोग, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ये नहीं हो सकता कि हम इदारे को नुकसान भी पहुंचाएं और इदारे से मुनाफा भी एक्सपेक्ट करें और फलाह बहबूद भी एक्सपेक्ट करें। और मैं समझता हूं इन सारी बातों को कि हम जब तक मुनाफा बख्श नहीं करेंगे इदारों को,
हम उनमें बेहतरी नहीं लेके आएंगे, रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, ऑडिट नहीं कराएंगे, तो फिर पेंशन, कम्यूटेशन, मेडिकल बिल्स का मसला कैसे हल होगा? इसको हल करने के लिए अव्वलीन जरूरत इस बात की है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूं कि ये पेंशनर्स का मामला हो, मेडिकल बिल्स का मामला हो, कम्यूटेशन का मामला, ये हल हो। और इंशाल्लाह ताला अगले बजट में मैंने सेक्रेटरी साहिबा को भी ये टारगेट दिया है कि इन मसाइल के हल के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस लेके आए। और आपसे ये वादा करता हूं कि इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जदीद तर्ज पे लाने के लिए, मुनाफा बख्श बनाने के लिए, और ये अपना पैसा खुद कमाएं, ये इंडिपेंडेंटली अपने सोर्सेज क्रिएट करें। बहुत गुंजाइश मौजूद है, उसके लिए तगदो भी करेंगे, दिन रात एक करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इन इदारों को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तहम्मुल से मेरी बातें सुनी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत मेहरबानी।